देखो यार, इटली में ना एडमिशन अप्लाई करने के लिए ना जो प्रोसेस है वो तो काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। काफ़ी सारे लोगों को वो समझ आ जाता है, ठीक है? कि अप्लाई कैसे करना है, और काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर भी देते हैं एडमिशन के लिए और उन्हें एडमिशन भी रिसीव हो जाते हैं। बट उसके बाद जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है ना, उन्हें ये होती है कि भाई स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, स्कॉलरशिप्स अवेल कैसे करनी है। तो ये वीडियो एग्ज़ैक्टली उसी बारे में है। आपको मैं इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा, ए टू ज़ी आपको गाइडेंस मिलेगी इसमें। और इसके बाद आपको चाहे इटली में कोई भी स्कॉलरशिप हो, स्पेसिफ़िकली रीजनल स्कॉलरशिप, तो आपको उसके लिए अप्लाई करने में ना कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो अब चाहे आप किसी भी रीजन में अप्लाई कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये वीडियो एंड तक वॉच करना ताकि आपको सारा प्रोसेस ए टू ज़ी समझ आ जाए। अगर आप वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं करोगे तो अगेन आपको कन्फ्यूजन ही रहेगी। तो मेक श्योर कि आप इसको कंप्लीट वॉच करो, एंड अगर चैनल पर नए हो तो फर्स्ट टाइम हो, मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करो एंड लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके कि इटालियन जो स्कॉलरशिप्स हैं उन्हें कैसे अवेल करते हैं। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इटली में जो स्कॉलरशिप्स हैं ना, जो मेजर कैटेगरीज़ हैं वो 2 ही हैं। एक है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और सेकंड है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स पढ़ाकू बच्चों को मिलती है। वो स्टूडेंट्स जो अच्छे जीपीए वाले होते हैं, जिनकी सीवी अच्छी होती है एंड जिनका मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छा होता है। बेसिकली एकेडमिक एक्सीलेंस की बेस पर मिलती है, और वो जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं फॉर एडमिशन, तो यूनिवर्सिटी उसको उनकी प्रोफाइल को असेस करके उसके बाद उन्हें वो ग्रांट कर देती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो उसके लिए कोई सेपरेटली अप्लाई नहीं करना पड़ता। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनके पास जो सबसे बड़ा एंड ईज़ीएस्ट ऑप्शन होता है, वो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स। अब जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स है इटली में, उसके लिए 3 डिफरेंट किस्म की टर्म्स यूज़ होती हैं। उसको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी कहते हैं, रीजनल स्कॉलरशिप्स भी कहते हैं, एंड इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी कहते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, इन नामों से सेम चीज़ है, ठीक है? ये तीनों रीजनल स्कॉलरशिप्स, इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स। अब एक और जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, वो ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि ये लिंक कहाँ से मिलेगा, और उनकी जो स्कॉलरशिप का नाम है, स्पेसिफिक नाम, वो क्या नेम है उसका। तो देखो यार, इटली में ना 20 किस्म के रीजन्स हैं। इटली में टोटल 20 रीजन्स हैं। जिस तरह आपके ना कंट्री में, पाकिस्तान में प्रोविंसेस होते हैं, या इंडिया में जिस तरह डिफरेंट रीजन्स होते हैं, तो इसी तरह इटली में 20 रीजन्स हैं। उन्होंने डिवाइड किया हुआ है उसको। अब हर रीजन के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो आपने पहले ये देखना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन में फ़ॉल करती है। अब उस रीजन का फिर आपने चेक करना होगा कि उस रीजन की जो स्कॉलरशिप है उसे क्या कहते हैं। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चेक करें, इटली के जो रीजन्स हैं वो हैं टोटल 20 रीजन्स हैं, ठीक है? अब ये वाला लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगा। अब कौन-सा रीजन है, ये सारे रीजन्स की लिस्ट दी हुई है। और आज की वीडियो में मैं स्पेसिफ़िकली जो आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, वो टस्काना रीजन का बताऊँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस इस रीजन में फ़ॉल करती है। तो आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में अप्लाई किया हुआ है आपने, या यूनिवर्सिटी ऑफ पिज़ा, या यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना, तो ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ इस रीजन में फ़ॉल करती हैं। इसी तरह आपने अपनी यूनिवर्सिटी का, आपने सिंपली करना क्या है, गूगल में आके यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में अप्लाई किया हुआ है, और साथ में आपने लिख देना है रीजन नेम। तो जब गूगल में लिखोगे तो आपके पास इस तरह का सिंपल आ जाएगा कि इसका जो रीजन है वो है टस्काना रीजन। और इस रीजन की जो स्कॉलरशिप है उसे कहते हैं डीएसयू टस्काना। हर रीजन की जो स्कॉलरशिप होती है उसको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, ठीक है? डिफरेंट नेम्स होते हैं स्कॉलरशिप्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसका चेक करें, लाज़ियो रीजन का, तो यहाँ की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उसको कहते हैं लाज़ियो डिस्को। यहाँ पे है लाज़ियो डिस्को। इसी तरह हर रीजन का जो स्कॉलरशिप होती है उनका नेम डिफरेंट होता है। तो एक बार आपको अपनी यूनिवर्सिटी का रीजन पता चल जाए, और उस रीजन में जो स्कॉलरशिप है जो नीड बेस्ड, उसको क्या कहते हैं, तो आपके पास आपका काम ऑलमोस्ट ईज़ी हो जाएगा। तो अब हम जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखाऊँगा, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को भी ये प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो टस्काना रीजन है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस का डीएसयू स्कॉलरशिप इसको कहते हैं। अब आपने गूगल में आके लिखना है टस्काना रीजनल स्कॉलरशिप, और ऑफ़िशियल लिंक लिख दें या ऑफ़िशियल वेबसाइट लिख दें, तो ये आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ रहा है dsu.toscana.ai, इटली, तो ये इसका लिंक है, ठीक है? डीएसयू स्कॉलरशिप। अब इसको ओपन किया तो आपके पास इस तरह का ये इसका होम पेज या वेब पेज है। अब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, कि अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। लेकिन उससे पहले जो ब्रॉडली मैं चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो स्कॉलरशिप प्रोसेस है उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अमाउंट कितनी मिलती है, डेडलाइन क्या होती है, वो सारी चीज़ें।
अब देखो यार, जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है ना इटली में, वो नॉर्मली है तकरीबन 7,000 से 8,000 यूरो के बीच में पर ईयर। और ये अमाउंट आपको मिलती है इंस्टॉलमेंट्स में। ये आपको वन गो में नहीं मिलती, आपको ये तकरीबन 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। और मोस्टली ये इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है जब आप इटली में जाके लैंड करते हो, यूनिवर्सिटी में इनरोल करते हो, और उसके बाद ये आपको नॉर्मली जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है दिसंबर में मिल जाती है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको दिसंबर में मिलेगी, और उसके बाद सेकंड और थर्ड वो डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में हो, तो उसी के हिसाब से आपको वो भी मिल जाती हैं। 7,000 से 8,000 यूरो के बीच में इसकी अमाउंट है पर ईयर। अब अगर डेडलाइंस की बात करें तो ये स्कॉलरशिप्स कब ओपन होती हैं और कब एंड होती हैं, तो जनरली ये ओपन होती हैं जून में और एंड होती हैं सितंबर में। बट अगेन वेरी करती हैं इनकी डेडलाइंस या इनटेक्स रीजन टू रीजन। आप किस रीजन में फॉल करते हो, उस रीजन की आपने जो इनकी डेडिकेटेड वेबसाइट होगी स्कॉलरशिप की वो चेक करनी होगी, वहाँ पर इन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी कि उस रीजन की स्कॉलरशिप्स कब ओपन हो रही हैं और कब एंड हो रही हैं। तो इस तरह होता है, इसका कोई स्पेसिफिक इनकी ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर इटली इनकी कोई एक ही ओपनिंग और एक ही क्लोजिंग डेट नहीं होती, वेरी करती हैं। अब इन स्कॉलरशिप्स के लिए कौन-कौन लोग एलिजिबल होते हैं, तो देखें, ये बेसिकली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है आपको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की बेस पर। अगर आप अपने आप को प्रिटेंड करोगे डॉक्यूमेंट्स में कि आप अमीर-ज़ादे हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस आप वेल ऑफ हो, तो फिर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन इनका सेट क्राइटेरिया उसके अंदर लाई करता है, तो फिर आपको ये डेफ़िनेटली मिलेगी। अब स्पेसिफ़िकली अगर मैं लाज़ियो रीजन की बात करूँ, तो लेट मी चेक इट आउट कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होगा। हाँ, देखें, अब लाज़ियो रीजन जो है, लाज़ियो डिस्को स्कॉलरशिप, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपकी एनुअल इनकम 27,000 यूरो से कम है, या आपकी जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, उसकी वर्थ 60,000 यूरो से कम है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। तो जनरली जितनी भी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनमें अराउंड इसी यही तकरीबन क्राइटेरिया, इसके आस-पास की रेंज होनी चाहिए। आपका जो स्पॉन्सर है उसकी उनकी एनुअल इनकम आई वुड रिकमेंड कि 20,000 यूरो से ऑन अ सेफ साइड कम होनी चाहिए एनुअल, और प्रॉपर्टी भी इससे कम होनी चाहिए। कंबाइंड एसेट्स जो हैं, जो अगर इसमें से एक भी एक्सीड कर गया इस रेंज से, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि आपकी प्रॉपर्टी, या तो आप प्रॉपर्टी शो ही नहीं करो अपने डॉक्यूमेंट्स में, आप कहो कि आप प्रॉपर्टी आपकी कोई भी नहीं है, आप ओन नहीं करते, या अगर है तो उसकी वर्थ इतनी कम शो करो कि वो इस मिनिमम क्राइटेरिया को एक्सीड ना करे, दोनों की कंबाइंड वैल्यू। आई होप कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है वो समझ आ गया होगा। अब जितनी भी रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं, इनके लिए 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं सबमिशन के लिए, और वो होते हैं, नंबर 1 आपका एफआरसी सर्टिफिकेट। एफआरसी स्टैंड्स फॉर, इन पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हो सकता है बांग्लादेश या इंडिया में इसके लिए कोई डिफरेंट टर्म यूज़ होती हो, बट मेनली ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो प्रूफ होता है कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं, आपके भाई-बहन कितने हैं, एंड आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये आपको पाकिस्तान में नादरा से मिल जाएगा, आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपको, अगर आप फाइलर हो, तो आपको एफबीआर से मिल जाएगा, ये आप अप्लाई करना पड़ेगा। और ये आपकी रीजनल स्कॉलरशिप में लिखा होता है कि आपको किस ईयर का उनको प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल हम 2025 में हैं, तो हो सकता है वो आपसे 24 का उन्होंने माँगा हो, या हो सकता है उन्होंने 2023 का माँगा हो। तो ये आपने रिक्वायरमेंट्स उनकी स्टडी कर लेनी है कि किस ईयर का चाहिए। तो नंबर 2 था इनकम सर्टिफिकेट, एंड नंबर 3 है आपका एसेट्स या प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, ये भी आपको एफबीआर से मिल जाएगा। तो 3 सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। तो ये आपको एफबीआर से मिल जाएँगे 2, और बाकी जो फर्स्ट वन है एफआरसी, ये नादरा से मिलेगा आपको। अब ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए, इसके बाद आपने इनको अपोस्टाइल कराना होता है, लीगलाइज़ कराना होता है। तो लीगलाइज़ पहले ये होता था कि आपको इटली में कराना पड़ता था, पाकिस्तान में ये प्रोसेस नहीं होता था। आपको इटली में जो पाकिस्तानी एम्बेसी या कॉन्सुलेट है, उन वहाँ से कराना पड़ता था। तो लेकिन अब ये मोफ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आपको ऑफ़िशियली उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, एंड दे विल डू इट फॉर यू। तो आपने अब इस वो जो हसल था कि इटली से कराना है, उससे आपकी जान छूट गई है, एंड अब आप ये मोफ़ा से करा सकते हो। ये आप चेक कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अपोस्टाइल वेरिफिकेशन नाउ हियर, ये आपको इनका इसका ऑफिशियल लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो आप आपने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ से फिर अटेस्टेशन या लीगलाइज़ेशन करानी होगी। ये आपके यहाँ से हो जाएँगी, और इसके बाद आपने यही तीनों डॉक्यूमेंट्स या आपने ऑनलाइन सबमिट तो करने ही होते हैं। उसके साथ-साथ आपने
अ, देखना होगा कि आपकी रीजन क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि जस्ट ऑनलाइन है या आपने वहाँ पे पर्सनली फिज़िकली भी डिपॉज़िट सबमिट करने होंगे। तो अगर आपका रीजन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने फिज़िकली भी सबमिट करने हैं, तो आप उनकी डेडलाइन चेक कर लें। अगर डेडलाइन फॉर एग्ज़ाम्पल नवंबर या दिसंबर में है, तो फिर तो आप जब इटली में लैंड करोगे तो वहीं पे आप खुद ही सबमिट कर दोगे। लेकिन अगर वीज़ा से पहले ही इसकी डेडलाइन है, तो फिर आपने बाय कोरियर आपने ये डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे उस स्पेसिफिक एड्रेस पे। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे स्कॉलरशिप के लिए? तो देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने पहले तो देख लेनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन में फ़ॉल करती है, उस रीजन का नाम क्या है। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस है, तो ये टस्कनी रीजन में आती है और उस टस्कनी रीजन को की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं रीजन, उसको कहते हैं डीएसयू टस्काना। तो आपने अगर आपकी यही यूनिवर्सिटी है, तो आपके लिए तो प्रोसेस काफ़ी ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको ऑन द गो समझाता हूँ ये स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपकी अगर कोई और रीजन है, कोई और यूनिवर्सिटी है, तो आपने फिर गूगल में सर्च कर लेनी है वो स्कॉलरशिप्स, ठीक है? अब टस्कनी वाले जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस पिज़्ज़ा या यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना, तो उसके कैंडिडेट्स आपने क्या करना है, ये वेबसाइट है dsu.toscana.italy, इस पर आपने आना है, इसके होम पेज पे आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इटालियन में होती है। इसको ट्रांसलेट करके और यहाँ पर अगर होम पेज पे देखें तो काफ़ी सारी इनकी सर्विस हैं, स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स है, अकोमोडेशन एंड केटरिंग। नॉर्मली इन स्कॉलरशिप्स में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, अकोमोडेशन भी आपको मिलती है, आप अप्लाई करोगे इसके लिए, एंड केटरिंग यानी मील कैंटीन सर्विसेज भी आपको फ्री या डिस्काउंटेड ऑफर होती हैं स्कॉलरशिप में। अब आपने स्कॉलरशिप जो अप्लाई करनी है, तो आप इस पे क्लिक करोगे एंड स्कॉलरशिप्स पे आपने क्लिक करना है यहाँ पर सबसे ऊपर। तो इसके बाद आपके पास इस तरह का एक लिंक ओपन हो जाएगा, इसको आपने ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स या बेसिक गाइडलाइंस दी हुई हैं कि ये स्कॉलरशिप क्या है और कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपने इनकी ये सारी रिक्वायरमेंट स्टडी कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिंक दिया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई। तो इस ऑनलाइन प्रोसीजर वाले लिंक पर क्लिक करें सिंपली और आपके पास इस तरह का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, बल्कि यहीं से आपको इंग्लिश में। और इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो लास्ट ईयर है 2024 के लिए इसकी ये स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई थी। अप्लाई करने के लिए आपके पास जो डेट थी वो थी 17 जुलाई से और डेडलाइन इसकी थी 6 सितंबर से फॉर बैचलर्स और मास्टर्स, और फॉर पीएचडी ये स्टार्ट हुई थी 25 सितंबर से एंड 15 नवंबर तक उसकी डेडलाइन थी। तो इस साल अभी तक ये ओपन नहीं हुई, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग डेट है वो जुलाई है, 17 जुलाई। तो अभी तो ये ओपन नहीं हुई, लेकिन प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने करना कैसे है। अब जो स्कॉलरशिप्स होती हैं इनकी ड्यूरेशन है, एनुअल स्कॉलरशिप्स होती हैं एंड 6 मंथ स्कॉलरशिप्स होती हैं, लेकिन नॉर्मली आपको एनुअल या पूरी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ जो स्टडीज़ हैं उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है एंड फ्री कैंटीन एंड अकोमोडेशन है, अगर अकोमोडेशन अवेलेबल हो तो। और ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगी, वो सारा प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको इस डेट को मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी, वो सारा इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा रिजल्ट्स या प्रोसेस की कब-कब इसकी अनाउंसमेंट होगी, अप्लाई किया तो कब डेडलाइन है और उसके बाद क्या प्रोसेस है। बट मेजरली ये अप्लाई करने के लिए जो डेट है आपके पास जुलाई से सितंबर है फॉर बैचलर्स एंड मास्टर स्टडीज़। आप ऑनलाइन प्रोसीजर पे आएँ, क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ये वेब पेज ओपन होगा। आपने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है एंड देन लॉगिन विद योर क्रेडेंशियल, आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। इसको अगेन यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपने सिंपल कर देना है आई डिक्लेयर, मतलब एग्री करें और नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, पासवर्ड सेट करेंगे, ईमेल ऐड करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा और उसके बाद आपने सारे फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो लेट मी क्रिएट दिस अकाउंट फर्स्ट और उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरे पास इसका एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि अभी तो ओपन नहीं हुई, अगर एक्सेस मिल जाएगा तो मैं आपको सबमिट करना भी सिखा दूँगा। तो लेट मी क्विकली फिनिश दिस प्रोसेस एंड उसके बाद मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जब अकाउंट आप क्रिएट करने लगेंगे और जब अपना सारी डिटेल ऐड करेंगे, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी कंट्री, तो उस टाइम आपके पास ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन, जब आप अकाउंट क्रिएट करें तो वो वाला प्रोसेस, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है आई हैव द टैक्स कोड। अगर है तो येस कर दें, अगर नहीं, मेरे पास नहीं है, तो आप सिंपली नो ही कर दें, आई वुड रिटर्न कैन नो। तो आपके पास ये कैलकुलेट टैक्स कोड आएगा, ये जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक ऑटोमेटिक टैक्स कोड जनरेट हो जाएगा। हर बंदे का ये डिफरेंट होता है, ये खुद ही सिस्टम जनरेट करता है। अब ये चीज़ आपने अपने पास सेव कर लेनी है, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको लॉगिन के लिए रिक्वायर्ड होगी। ये तो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, उसके बाद आपने सिंपली लॉगिन करना है यूजिंग आपका टैक्स कोड एंड आपका पासवर्ड।
उसके बाद आपके पास जब लॉगिन करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास ओपन होगा। आपने सिंपली डिक्लेयर पर्सनल डिटेल हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो आपने अपनी रेजिडेंस डिटेल ऐड करनी है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं एंड रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो लेट मी क्विकली ऐड रेजिडेंस डिटेल्स, उसके बाद मैं आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस बताऊँगा। लेकिन आपने रेजिडेंस वाले में क्या ऐड करना है, सिटीज़नशिप है तो आप पाकिस्तान कर दें। और इसके साथ-साथ आई हैव डोल तो नो, एंड कंट्री, प्रोविंस, सिटी आप ऐड करें, प्लेस कर दें, एड्रेस करें, स्ट्रीट नंबर और मोबाइल नंबर, एंड देन एड्रेस ऑफ डोमिसाइल इज़ द सेम एज़ ऑफिशियल रजिस्टर्ड रेजिडेंस। तो इसको कर दें, ठीक है? अगर आप एड्रेस डोमिसाइल वाला ही है तो येस कर दें, अगर डिफरेंट है तो नो करके आप उसको भी ऐड कर सकते हैं कि कौन-सा आपका करंट एड्रेस है। ओके, तो रेजिडेंस डिटेल्स ऐड करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आपने यहाँ पर क्या ऐड करना है, डॉक्यूमेंट टाइप पासपोर्ट कर दें आप सिंपली, और यहाँ पर इशूड बाय, तो ये आप फॉरेन अथॉरिटी कर दें, और उसके बाद नंबर कर दें पासपोर्ट का, एंड कंट्री कर दें पाकिस्तान, और आपका प्लेस कर दें, और उसके बाद इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट, एंड देन अपलोड कर दें एंड सेव एंड कंटिन्यू। ओके, तो फाइनली हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। लेट मी रिपीट कि सबसे पहले जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप पर्सनल डेटा ऐड करेंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका टैक्स कोड जो आपने जनरेट करना होता है, वो लॉगिन के लिए ज़रूरी होता है, और पासवर्ड। एंड देन आपने रेजिडेंस में अपनी डिटेल ऐड कर देनी है, आपकी जो रेजिडेंस है, और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में आपने अपना पासपोर्ट ऐड करना है, एंड देन रजिस्ट्रेशन हो गई आपकी कंप्लीट। देन गो टू होम पेज। अब फाइनली आपके पास इस तरह की एक विंडो शो हो रही होगी जहाँ पर टॉप पे आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आई ईबान या आई बैन एंड स्टूडेंट डायरी व एटसेट्रा। इनको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज है एंड रिसीट्स। ये रिसीट्स याद रखें, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे स्कॉलरशिप के लिए तो ये आपने डाउनलोड करनी होगी, एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने ये सबमिट करनी होगी। और यहाँ पर आपकी रैंकिंग रिजल्ट्स आ रही होंगी। अब जो स्कॉलरशिप है उसके लिए ये वाला ऑप्शन है, आपने यहाँ पर आना है एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज 2024-25, तो यहाँ पर एंटर क्लिक करें। अब ये प्रॉब्लम है इसकी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि डेडलाइन या जो एप्लीकेशन है अभी स्टार्ट नहीं हुई स्कॉलरशिप्स के लिए, वो जुलाई में स्टार्ट होगी, तो इसकी वजह से ये अभी नॉट एक्टिव है। ये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप्स है, ये पिछले साल की है, नॉट एक्टिव है, बेसिकली ये एक्सपायर हो चुकी है, और जो न्यू है वो स्टार्ट नहीं हुई। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे जब ये ओपन होगी जुलाई में, और उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंप्लीट करके, बड़ा ईजी सिंपल सा प्रोसेस है, वो सबमिट कर देनी है। जब एप्लीकेशन ओपन होगी तो मैं अगेन एक अपडेटेड वीडियो बना दूँगा ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। वो आप फ़िल करेंगे, रिसीट डाउनलोड करेंगे, एंड जो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बताए थे, एफआरसी, इनकम एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, वो आप और अपोस्टाइल करके ये आपने एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस वो आपने सबमिट कर देनी है। तो आई होप दिस वाज़ सिंपल, आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा कि किसी भी इटालियन यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन मिल गया हो तो आपने वहाँ की जो रीजनल स्कॉलरशिप है उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड फॉर मोर सच scholarships and study abroad opportunities, make sure you subscribe my channel and like and share it with your friends. Until next time, Allah Hafiz.